गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो हमारे जीजीएसआईपीयू के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट 2 है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस रिवाइज कर ली होंगी। जो प्रीवियस लाइव क्लासेस चल रही हैं वो भी आपने देख ली हो। अगर नहीं देखी है तो फटाफट जाके सबसे पहले वो क्लासेस देखो। और जो भाई इससे पहले जो फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट था वो भी आपने रिवाइज कर लिया, अगर नहीं किया है तो उसे भी रिवाइज कर लो। तो आज भाई है प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर जो हम बात करने वाले हैं कि वो भाई जो आपके 25% जो सिलेबस में आने वाला है, जो कि आपका 100 मार्क्स कैरी करता है, उस चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी बेस्ट एड्रेस बाय। कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज को बेस्ट एड्रेस कौन कर सकता है उसके बारे में। तो उनको अच्छे से देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी किस चीज के बारे में बात करता है। जो हमारे सीखने में, जो बच्चा जब सीखता है पढ़ने लिखने में, जब उनको कोई डिफिकल्टी आती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी काफी टाइप्स की होती हैं, वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, रेमेडियल टीचिंग की जाएंगी, सुपरवाइज स्टडी इन द लाइब्रेरी या फिर सजेशन प्राइवेट ट्यूशन और एडिशनल एडवाइजिंग देम टू वर्क हार्ड। देखो, जो चीजें होंगी, देख, सुपरवाइज स्टडी इन द लाइब्रेरी कि वो नहीं है, स्टूडेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग सीखता है, वो बात मानते हैं, पर सुपरवाइज लाइब्रेरी में उसे सुपरविजन करने से उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज दूर नहीं होने वाली। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सजेस्टिंग द प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन को मतलब अपने आप से पीछा छुड़ाना है कि हम उसे प्राइवेट ट्यूशन पे भेज दें, तो वो भी नहीं है। जो भाई मेन है, एडवाइजिंग देम टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक उसे क्या नहीं करोगे, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई, जब तक कि उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई, या फिर रेमेडियल टीचिंग से पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि जब भी हमारे पास हमारे कोई बीमारी होती है तो हम किसको, डॉक्टर के पास जाते हैं। जिस डिजीज के कुछ सिम्टम्स हम बताते हैं तो हमें उन सिस्टम्स को ना, उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने को हम डायग्नोस बोलते हैं। और फिर जो जो सिम्टम्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या देते हैं, रेमेडी देते हैं। मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके लिए हम उसका क्या करते हैं, उन्हें रेमेडियल टीचिंग देते हैं। रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक उसे शिक्षा देते हैं। ठीक है। उसके बाद में, फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन द लाइफ स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू, कि एक सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, उसे एनकरेज कैसे करना चाहिए उसे लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हम बात किसके, देखो, लर्निंग बाय द रोट मेमोराइजेशन की। रोट मेमोराइजेशन कि हम बच्चे को बोलते कि रटते रहो, याद करो, कुछ चीजों को समझो मत। कैजुअल स्टडीज, कैजुअल स्टडी मतलब आप नॉवल पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया जो आपकी मर्जी से। जो सिलेक्टिव स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी मतलब आपने जो क्लास 6 के लिए पढ़ लिया कि एग्जाम है उसके के लिए। और इंटेंसिव स्टडी का मतलब क्या होता है भाई, इंटेंसिव स्टडी जो डीप स्टडी की बात करता है, जो आपके जो चीजें रियल लाइफ से एसोसिएटेड करके, रियल लाइफ को समझ के, उन सब चीजों के साथ में जब वो चीजें सामने आती हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करके, जो बच्चे के प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें काम में आने वाली हैं, उन चीजों की जब हम बात करते हैं, उन लर्निंग की हम बात करते हैं, जब बच्चा अपने खुद के ओन एक्सपीरियंस से चीजें सीखता है, तो वो हमारी इंटेंसिव स्टडी में आएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें को करिकुलर एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी, एक टीचर इंटरेस्टेड इन, जो टीचर उसमें इंटरेस्टेड उसकी है। ए टीचर अपॉइंटेड फॉर हिज पर्पज, कि एक टीचर को एक्टिविटी टीचर के रूप में अपॉइंट किया गया है तो उसकी है। द हेडमास्टर, कि एक हेडमास्टर की जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी है, को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई इन सब की है, तो ऑल द टीचर्स है ना, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने सब्जेक्ट की, वो अदर देन देयर सब्जेक्ट, वो को करिकुलर एक्टिविटी मतलब बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल जो 360 डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिसमें कैप जो हमारे कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं, उनकी हम डेवलपमेंट की। था कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय, तो भाई बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया गया था, तो भाई बेसिक एजुकेशन में देखो, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो भाई एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने नेचर के साथ में जो एजुकेशन है, कि मतलब बच्चा जो भी चीजें सीखता है वो अपने जो एनवायरमेंट में रह के, अपने जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है उसके अंदर रह के, नेचर के साथ कनेक्ट होकर सीखता है, तो उस चीज की बात करता है। तो ये नहीं होंगे भाई। जो बेसिक एजुकेशन कौन करता है, बेसिक एजुकेशन के बाद महात्मा गांधी करते हैं। बेसिक एजुकेशन में कौन सा, जो क्राफ्ट बेस और 3 H की, मतलब कि बच्चे का हेड, हैंड और हार्ट। जो अभी मैंने लास्ट क्लास में बात करी ना, लास्ट स्लाइड में बात करी थी, कैप की हमने बात करी थी। तो हेड का मतलब क्या होता है, कोग्निशन से होता है, मतलब
दिमाग से होता है, माइंड से। जो हैंड का मतलब होता है वो किससे, सॉरी, ये पी और ए। जो हैंड का मतलब होगा वो साइकोमोटर, पी का मतलब साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है, जैसे दो टाइप की साइकोमोटर्स होती हैं, जो ना साइकोमोटर के अंदर दो टाइप की मसल्स होती है, मोटर स्किल्स होती है उसके अंदर, ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर किस चीज की बात करते हैं, ग्रोस के अंदर हम जो बिग मसल्स की बात करते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स में, और जो फाइन मोटर स्किल्स में हम बात करते हैं वो हम जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। हार्ट का मतलब होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब क्या है, आपके इमोशन से, इमोशंस की जो बात करें। तो जो ये बेसिक एजुकेशन जो किसमें क्राफ्ट बेस, जो अभी वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को, जो इन्होंने बेसिक एजुकेशन का एक नया नाम और भी आ सकता है, नई तालीम। नई तालीम के नाम से एजुकेशन, वो भी किसने, महात्मा गांधी ने दी थी। और जो एक इसमें 1937 के अंदर दी थी, जो कि इसके जो एजुकेशन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वो इस चीज के जो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन के पार्ट थे, 1937 में इसके पार्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भाई जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये इस चीज से कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। एजुकेशन शुड बी एम एट, कि एजुकेशन क्या करती है, डेवलपिंग द सोशल अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स के बीच में सोशल अवेयरनेस डेवलप करती है। हाँ भाई, तो देखो जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करो तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, पर जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो आंसर करेक्ट होगा उसके बारे में आपको हमेशा नोट वर्ड, जो आपका होगा ओनली वर्ड, उन वर्ड्स को आपको देखते हुए चलना है। नेगेटिव वर्ड से बचना है, पनिशमेंट हो गया, कॉर्पोरेट पनिशमेंट हो गया, और जो नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाए, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके जाए। और हमेशा अपने आप को एज ए टीचर मान के आंसर देना है, एक आइडियल टीचर मान के, जैसे खुद के मन में आए उन सब चीजों, जैसे आगे आएंगे उनके सब में मैं बताऊंगा। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये बिल्कुल नहीं है भाई कि एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द लाइफ, तो भाई एजुकेशन का मीनिंग ही क्या है, एजुकेशन का एम ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसको रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यही है कि डेवलपिंग वोकेशनल स्किल्स अमंग, तो भाई ये भी है, बट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कि उसे लाइफ के लिए रेडी करना है। स्टूडेंट फेलियर शुड बी कंसिडर एज, कि स्टूडेंट फेलियर किसका है, फेलियर ऑफ द टेक्स्ट बुक नहीं भाई, फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं, फेलियर ऑफ द टीचर नहीं भाई, फेलियर ऑफ द सिस्टम। कि अगर एक स्टूडेंट फेल होता है तो वो पूरा सिस्टम फेल होता है, उसके अंदर टीचर, स्कूल, टेक्स्ट बुक, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो मतलब एक बच्चा फेल नहीं होता, वो क्या होता है, वो सिस्टम फेल होता है जो उस बच्चे को ग्रूम नहीं कर पाया। एन आइडियल टीचर इज वन हु, कि एक आइडियल टीचर कौन होगा उसके बारे में, लाइक डिसिप्लिन। तो भाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि उसे आइडियल मान ले। ए फ्रेंड, ए फिलोसफर एंड ए गाइड, तो भाई बिल्कुल सही है, एक टीचर आइडियल वही होगा जो एक बच्चे को एज ए फ्रेंड समझा सके, एज ए फिलोसफर उसे नॉलेज दे सके, उसे जब भी उसे गाइडेंस की जरूरत हो तो उसे गाइड कर पाए, एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर वो उसकी हेल्प करे, वो स्टूडेंट हेल्प इन द स्टूडेंट लर्निंग। तो भाई ये भी है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऊपर वाला है, जो कवर द फुल कोर्स। फुल कोर्स को कवर करना, ये भाई कोई भी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। एक कमिटी टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 बाई हैंडेड बाई, कि देखो भाई जो 1986 का अभी तक देखो कितनी टोटल तीन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन एनईपी आई हैं, टोटल तीन एनईपी हैं। फर्स्ट में 1968 है, सेकंड में 1986 है, थर्ड 2022, 2020, ठीक है, 2020 की बात हम करते हैं। तो ये किसने, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई थी। इसका रिव्यू किसने दिया था, 86 वाली का रिव्यू किसने दिया था भाई, जो हमारे जो आचार्य रामामूर्ति हैं उन्होंने इसके बारे में रिव्यू किया था कि जो जो जैसे जब भी हम कोई भी पॉलिसी लाते हैं उसके बाद में ये रिव्यू कब किया था इन्होंने, 1990 के अंदर, 1990 के अंदर, ठीक है। 1990 के अंदर किया था इन्होंने, रामामूर्ति जी ने इसका रिव्यू, कि जो हमने पॉइंट्स हमने पॉलिसी के अंदर कवर किए हैं, क्या वो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो फॉलो हो रहे हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है, जो हमने पॉलिसी बनाई क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है, उन सब चीजों के बारे में। तो रामामूर्ति है वो करेक्ट आंसर है, बाकी भाई वो इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपेंड हैवीली ऑन, कि जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो इंटरनेशनल सपोर्ट पे, कि भाई आपको देश विदेश से कोई सपोर्ट मिले, नहीं भाई। क्वालिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन की, जो भाई जो स्कूल के अंदर जो क्वालिटी है वो मेंटेन कौन करता है, एक जब वेल क्वालिफाइड अच्छा टीचर होगा, वही एक अच्छा, जो अगर क्वालिफाइड
इफेक्टिव टीचर होगा वो ही स्कूल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है। फाइनेंशियल प्रोविजन क्वालिटी को नहीं मेंटेन करते, वो रिसोर्स प्रोवाइड में आपकी हेल्प करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो चीजों को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, ना कि क्वालिटी उसमें एनहांस करने के लिए। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज, कि टीचर की ड्यूटी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, टीच द चिल्ड्रेन, ये तो बेसिक उसका है भाई, उसका फर्ज है वो तो पढ़ाना उसका। रिस्पेक्ट द चिल्ड्रेन, ये भी है। जो अंडरस्टैंड द चाइल्ड, की सबसे मेन है कि बच्चे को समझे, उनकी नीड्स को क्या करे, आइडेंटिफाई करे, और उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स क्या दे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे। ठीक है। जब भी देखो, आप एक चीज बताओ कि जब हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है, जब भी सारे इंडिविजुअल यूनिक होते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स की नीड यूनिक होती है, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। जब वो बच्चा डिफरेंट वे से, डिफरेंट मेथड से जब वो बच्चा सीखता है, तो हर एक बच्चे की आइडेंटिफाई करना एक टीचर का काम है, उसे अंडरस्टैंड करना कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उन्हीं टीचिंग मेथड्स का, उन्हीं सब चीजों का यूज करे। ठीक है। उसके बाद में कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इज ए बैन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, कि ये नए कॉर्पोरल पनिशमेंट कब 1986 के अंदर बैन कर दी गई थी। उसके बाद में टू बी गिवन इन द एग्जाम्पल दैट द चाइल्ड लर्न द बेटर अंडरस्टैंड फियर एंड प्रेशर, तो भाई बच्चे को फियर और प्रेशर के अंदर लाके हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। कैन लीड द बेटर अचीवमेंट, नहीं भाई, पनिशमेंट से हम कोई भी बेटर अचीवमेंट्स नहीं लेके आ सकते। इसके उल्टा होगा कि बच्चा स्कूल में आने से डरेगा, वो सीखने से, उस एनवायरनमेंट से वो घबराएगा, वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। कैन बी गिवन बट टेक केयर ऑफ द रिड्यूस एनी चांस ऑफ द सीरियस इंजरी, नहीं भाई, कि सीरियस इंजरी क्या, बच्चे को देखो उस एनवायरनमेंट में लेके नहीं जा रहा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना, बच्चे के अंदर डर नहीं पैदा करना, प्रेशर नहीं बिल्ड करना। बच्चे को किसमें, जो कॉर्पोरल एंड पनिशमेंट के बारे में यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट है कि बैन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, कि 1986 के अंदर इसे बैन कर दिया गया था। ओपन स्कूल सिस्टम प्रिस्क्राइब, जो कैरिकुलम इन द फॉर्मल स्कूल विद द सेम कंडीशन ऑफ इट्स कंप्लीशन, जो सेम कंडीशंस की बात करेगा। अनलिमिटेड टाइम ऑफ द कंप्लीट कैरिकुलम, की कैरिकुलम को कंप्लीट करने में अनलिमिटेड नहीं भाई, एक फिक्स टाइम होता है। कैरिकुलम रिलेवेंट टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट टू बी कंप्लीटेड एट देयर ओन पेस, जो पेस, कि मतलब बच्चा ओपन स्कूल सिस्टम में क्या करता है, अपनी खुद के पेस के अकॉर्डिंग जितना वो सीखता है, वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस पर कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने पेस के अकॉर्डिंग चीजें सीखता है, तो जो उसके नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। कैरिकुलम टू बी कंप्लीट इन देयर ओन प्लेस, ओन प्लेस पे नहीं होता, बच्चा अपने पेस के अकॉर्डिंग, नॉट प्लेस, पेस मतलब अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। इंटीग्रेट एजुकेशन फॉर द डिसेबल चिल्ड्रेन इम्प्लाइज, कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो डिसेबल बच्चों के लिए, वो क्या है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि एडमिट द डिसेबल चिल्ड्रेन इन द स्पेशल स्कूल प्रीटेंडिंग टू देयर डिसेबिलिटी, कि उनकी डिसेबिलिटी की तरह उनको स्पेशल स्किल्स में एडमिट करवाए। प्रोवाइडिंग एजुकेशन अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन, के नॉर्मल चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग के साथ उन्हें एजुकेशन मिले। ओनली स्पेशल टीचर टीच सच ए चिल्ड्रन, पार्ट पार्ट स्कूलों में द नॉर्मल स्कूल एंड द पार्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। ओके। देखो, अब हम क्या, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हम किस चीज से लेके चलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे, इंक्लूसिव एजुकेशन बात क्या करती है, कि हमें इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड, उनके बैकग्राउंड, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC ST, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके सब बैकग्राउंड्स को इग्नोर करके एक ही क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को बिठा के उन्हें शिक्षा देना, कि डाइवर्सिटी को क्या जगह, क्या एक जगह सेलिब्रेट करना। तो देखो, एडमिटिंग डिसेबल चिल्ड्रन इन द स्पेशल स्कूल, तो स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल स्कूल्स में अगर हम उन बच्चों को हम एडमिट करेंगे, तो वो किसमें, सेग्रेगेशन की बात करता है, ना कि उनको इंक्लूजन की। प्रोवाइडिंग एजुकेशन अलोंग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन, कि सभी को एक साथ बैठ के शिक्षा देना, बिल्कुल सही। ओनली स्पेशल टीचर टीच द सच चिल्ड्रन, कि जो स्पेशल टीचर, हाँ उसी के अंदर आप इन वो कर सकते हो, पर ओनली स्पेशल टीचर के साथ उन्हें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है, क्योंकि समाज में भी वो नॉट स्पेशल टीचर्स के साथ रह रहे हैं, कि मतलब स्पेशल टीचर्स के साथ ही नहीं रह रहे, वो समाज में बाकी लोगों के साथ भी रह रहे हैं, तो वो क्लास में भी जब समाज में बाकी लोगों के साथ रह रहे हैं, तो वो क्लास में भी बाकी लोगों के साथ ही रहें, तो उनके अंदर कोई भी भेदभाव वगैरह ना आए। ठीक है। पार्ट ऑफ द स्कूलिंग नॉर्मल, और स्कूल के पार्ट कर दो इस नॉर्मल स्कूलिंग में, और स्पेशल स्कूल में तो नहीं, बिल्कुल भाई, कि बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज फॉर द करेक्टिंग लर्नर मिसबिहेवियर, कि लर्नर्स के मिसबिहेव को करेक्ट करने के लिए कौन सा नहीं है। मोर पेरेंट टीचर मीटिंग, तो बिल्कुल भाई कर सकते हैं उनको बिहेवियर को प्रिटेंड करने के लिए। उसके बाद में गिविंग द इम्पोर्टेंस
टू द ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर, तो भाई बिल्कुल हमें हमेशा एम्फेसिस उसके ऑटोनॉमी पे, पनिशमेंट नहीं देनी भाई, यही हमारा आंसर होगा, ओरिएंटेशन ऑफ द टीचर एंड द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग। ठीक है। अवॉर्डिंग ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ द मार्क्स रिकमेंडेशन एज, क्या हम ग्रेड्स देते हैं प्लेस ऑफ द मार्क्स, तो वो किसके बेसिस, किस रिकमेंडेशन से? ग्रेड्स आर इजियर गिविंग, ग्रेड्स आर इजियर टू गिविंग देन मार्क्स, तो ये भाई कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ कि ग्रेड्स इजी होते हैं मार्क्स के कंपैरिजन में। डिफरेंसेशन अमंग द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर आर्ट विल बी एलिमिनेटेड, मार्क्स है भाई ये यहाँ पे, बेस इन देयर मार्क्स एलिमिनेटेड, तो उसकी बात करते हैं हम। तो नहीं भाई, जो हम जो मार्क्स के बेसिस पे उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, डिफरेंशिएशन पैदा करने के लिए नहीं भाई, टीचिंग लर्निंग विल बी फैसिलिटेटिंग, तो द टीचिंग लर्निंग विल बी फैसिलिटेटेड, नहीं भाई टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए हम ग्रेड्स की जगह, मार्क्स की जगह ग्रेड नहीं देते। इट विल बी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देखो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड करता है। जो हम ग्रेड्स देते हैं एक वैरायटी होती है जिसमें बच्चे को ये नहीं है कि प्रेशर फील हो बच्चे को, और वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो ओवरऑल उनका दिया जाता है, उनके सारी परफॉर्मेंस को जैसे सी कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के बेसिस पे उनको जो ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, और वो उनके सारे डोमेन्स को कवर करता है। माइक्रो टीचिंग प्रीटेंड्स, कि देखो माइक्रो टीचिंग में क्या करता है, टीचिंग ऑन द स्मॉल स्केल, तो बिल्कुल सही बात है, स्मॉल स्केल पे हम करते हैं, बट इससे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर कोई ऑप्शन होगा उसे देखेंगे। वेरी लिटिल टीचिंग, तो ये कोई वर्ड ही नहीं होते। breaking major concept into multiple skills and the practicing them for better teaching learning, तो भाई बिल्कुल सही है कि हमें जो स्किल्स हैं उनको किसमें, एक स्किल को, जैसे टीचिंग एक पूरी स्किल है, इस स्किल को हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। मतलब क्लास को क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हमारी स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होता है, 1:30, और 1:35 का जो हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, जो प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए होता है। उसके बाद में स्टूडेंट ये टीचर, ये स्टूडेंट का रेशियो, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, तो हमारी मिनिमम क्लास का ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स होता है। बट माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, और क्लास में 30 से 35 बच्चे हो, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग के अंदर जो क्लास ड्यूरेशन है वो कितना होगा आपका, वो 10 से 15 मिनट होता है। ये इन सर्विस के, सॉरी प्री सर्विस के टाइप, मतलब तुम बीएड में आओगे तो तुमसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तुम इस चीज को अच्छे से समझोगे। और 10 से लेस देन 10, 10 और लेस देन 10 से बच्चों को क्या क्लास में मेंबर्स होंगे, टाइम पीरियड 10 से 15 मिनट का होगा। टोटल माइक्रो टीचिंग की साइकिल का 36 मिनट टाइम होता है, उसमें लेसन प्लानिंग भी होते हैं, पर टीचिंग टाइम कितना 5 से 6 मिनट होता है। उसमें लेसन प्लानिंग, री लेसन प्लानिंग सब चीजें आती हैं उस चीज के बेसिस पे। तो हमें क्या, हर एक स्किल को हम तोड़ते हैं, हर एक स्किल को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, और टाइम और उन सब चीजों को देख के और फिर कंबाइन करके हम स्किल को लेके आते हैं। पर माइक्रो टीचिंग में इसके बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, DWLN ने इसके बारे में बताया था। ठीक है। द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन इज, एनसीटी क्या है भाई, एनसीटी भाई देख, जो टीचर रेगुलेटरी काउंसिल है, जिसके 1993 के अंदर रिकमेंडेशन हुई थी, 1995 के अंदर जो एनसीटी बनाया गया था, उसके बाद में इन इंडिपेंडेंट बॉडी बट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को आंसरेबल है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो नहीं भाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट, तो ये भी नहीं है। ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है, नन ऑफ द अबव, ये नहीं है। इन विच ऑफ द ईयर was the constitution amendment to bring the education in the concrete list, कि एजुकेशन को देखो 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, 1, 2 और 3। तो इनमें से एजुकेशन को जब कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आया गया था, कौन से में, 1976 के अंदर ले आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके तहत। ठीक है। तो 1995 भी नहीं है। इसमें कौन आया था, एनसीटी, 1950 के अंदर एज सच तो कोई हुआ नहीं। उसके बाद में 1977 भी नहीं, 1976 है। मल्टी ग्रेड टीचिंग मीन्स, मल्टी ग्रेड टीचिंग का मतलब, मल्टी यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड यानी क्लासेस, ए स्टूडेंट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इन देयर स्टडी, तो नहीं है भाई। देयर इज ए नो मीनिंग ऑफ द क्लास वाइज टीचिंग, तो ये भी नहीं है। टीचर हैज टू टेक मोर देन वन क्लास एट द सेम टाइम, तो ये बिल्कुल सही है। ए चाइल्ड कैन डू मोर देन वन क्लास एट द सेम टाइम, तो नहीं भाई, मल्टी टीचिंग की बात कर रही है, लर्निंग की बात होती तब हम स्टूडेंट्स को लेते हैं। ठीक है। कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर इम्प्लाइज दैट, जो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो रही थी, द अथॉरिटी एनफोर्स डिसिप्लिन ऑन द मेंबर ऑफ द प्रोफेशंस, उसके बारे में बात करेगा। इट इज द सेम थिंग्स एट द कोड ऑफ द कंडक्ट, इट हैज बी सेल्फ रेगुलेटिंग एंड द सेल्फ इम्पोज, तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, सेल्फ
रेगुलेटिंग और सेल्फ इम्पोज, कि मतलब जब हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं या हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको हम अपनी खुद की पेस पे और अपने खुद पे हम लागू करते हैं वो प्रोफेशन के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है कि एक बच्चे को समझना, रिपीट हो गया। उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट मीन्स, कि देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर का क्या करना है हमें, पावर का डिवीजन, कि हमें पावर को बांटना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अलाउइंग गवर्नमेंट टू डिसओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली मैनेजिंग एजुकेशन, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टली मैनेज उसको क्या डिसोन कर दे, नहीं भाई डिसोन भी नहीं करेंगे। मेकिंग कम्युनिटी एंड द टीचर म्यूचुअली अकाउंटेबल, कि टीचर्स को और किसको, क्या कम्युनिटी को अकाउंटेबल बनाना है, तो नहीं भाई। मेकिंग एजुकेशन लोकल स्पेसिफिक, लोकल स्पेसिफिक मतलब कि मतलब हम एजुकेशन को किस में, देखो सबसे पहले सेंटर, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद में जो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में हम लोकल लेवल की बात करते हैं। लोकल में देखो सेंटर में हम किस चीज को, अगर हम इनकी बात करते हैं, एनसीईआरटी हमारे सेंटर लेवल पे आएगी, एससीईआरटी हमारे जो स्टेट लेवल पे आ गई, डाइट्स हमारे किस लेवल पे आ गई, जो टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, डाइट्स हमारे किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो क्या है, ये पावर का डिवीजन कर रहा है हमारी स्कूल एजुकेशन या उन सब चीज़ों पे, लोकल स्कूल्स की हम जो बात करते हैं वो वाली चीज़ें। ठीक है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल विल सफर इफ, कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कब सफर करता है स्कूल में, कि द ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर इज नॉट रिस्पेक्टेड, कि जो किसी, ये कट गया भाई। देखो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल विल सफर इफ, क्या द ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर इज नॉट रिस्पेक्टेड, कि जो लर्नर की ऑटोनॉमी उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दैट दे आर द फ्रीक्वेंट पीटीएम एसोसिएशन मीटिंग, तो बिल्कुल सही बात है। तो द टीचर इज द गिवन इन द फ्रीडम टू इनोवेटिव, तो इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, ये भी नहीं है। और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट, देखो जो नेगेटिव वर्ड की मैं बात कर रहा था, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो वर्ड आते हैं, एम्प्लॉय टू द, कट गया ये। पर आंसर इसका लास्ट वाला कोऑपरेट, क्योंकि जो नेगेटिव वर्ड है उसी के देखेंगे। देखो ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर इज नॉट रिस्पेक्टेड, तो उसमें देखो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कब सफर करेगा, किसी लर्नर की ऑटोनॉमी को हम अफेक्ट करेंगे, तो तब उसमें जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है वो नहीं है। जो रिस्पेक्ट करेंगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट खराब नहीं हो रहा, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है। देयर इज द फ्रीक्वेंट पीटीएम एसोसिएशन मीटिंग, जो पीटीएम होंगी उनका, वो किस चीज में हेल्प करती हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, ना कि उसको सफर करने में हेल्प करती है। टीचर इज द गिवन फ्रीडम टू इनोवेटिव, कि टीचर को फ्रीडम दे दी कि तुम अपने पेस से, अपने अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड उन सब चीजों में चेंज करो। तो लास्ट वाला जो बचता है वही हमारा आंसर होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्कूल एजुकेशन इज द मेनली रिक्वायर्ड फॉर, जो कम्युनिटी स्कूल एजुकेशन के लिए जो कम्युनिटी रिक्वायर किया है, कि मोबिलाइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज, कि जो एडिशनल रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करने में हेल्प करती हैं, या फिर डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल की टीचिंग। देखो कम्युनिटी का काम टीएलएम बनाना नहीं है, टीएलएम का काम किसका है, टीएलएम काम स्कूल टीचर का बनाना है। डायरेक्टिंग टीचर टू डू देयर जॉब, कि टीचर को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि उनका काम करने के लिए। हेलो। उसके बाद में डायरेक्ट टीचर टू डू देयर जॉब, कि टीचर्स को कम्युनिटी बताएगी, जो आसपास के लोग हैं वो बताएंगे कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है, तो ये भी नहीं है। इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग क्लाइमेट, कि टीचिंग लर्निंग का क्लाइमेट उनको नहीं, जो टीचर खुद क्रिएट करेगा। तो कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन का क्या है, मोबिलाइजिंग एडिशनल रिसोर्सेज, जो एक स्कूल को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उनमें हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कि मतलब अगर एक स्कूल में वाटर कूलर नहीं है, तो जो कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर उसमें वाटर कूलर दे दिया कि बच्चे ठंडा पानी पी सके, तो वो एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो कि उसको स्कूल को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करे। द टर्म स्कूल कैरिकुलम रेफर टू सिलेबस आउटलाइन, की कैरिकुलम के सिलेबस की बात करते हैं, नहीं भाई। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, नहीं भाई। सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वन गोज थ्रू द स्कूल, तो बिल्कुल सही है कि एक सिलेबस के अंदर द मेथोडोलॉजी ऑफ द टीचिंग, तो ये सब भाई एक स्मॉल पार्ट्स हैं, ये हैं। कैरिकुलम के अंदर सिलेबस आउटलाइन भी आएगी, स्कीम ऑफ एग्जाम भी आएगी, बट इसका मेन एम क्या है, कि वो सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस दैट वन गोज थ्रू इन द स्कूल, कि उनके सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में है जिसके अंदर वो कंप्लीटली
कैरिकुलर को कैरिकुलर एक्टिविटी इन सभी के साथ वो जाएगा और उनके एक्सपीरियंस को जो गैदर करेगा उनके बारे में बात है। उसके बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीटी पेरेंट टीचर इज दैट, जो पीटीएम की बात है उसके पेरेंट टीचर्स की जो इंपॉर्टेंस है उसकी क्या बात है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की द पेरेंट्स गार्जियन एंड द टीचर डिस्कस टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए स्टूडेंट और फाइंड गुड मेथड टू सोल्व देम, कि एक अच्छा डिस्कस करें और उनके लिए एक अच्छा सा मेथड फाइंड आउट करें। तो वो होगा द स्टूडेंट मीट द टीचर अलोंग विद देयर पेरेंट्स गार्जियन, तो वो नहीं, जो अपने पेरेंट्स और गार्जियन गार्जियन के साथ है पीटीएम में मिलेगा टीचर्स के साथ, बोथ पेरेंट्स एंड गार्जियन एंड द टीचर आर एबल टू नो अबाउट अबो, तो वो भी नहीं है। तो भाई जो क्या है कि पेरेंट्स और गार्जियंस एंड द टीचर डिस्कस टुगेदर सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट फाइंड गुड मेथड टू सोल्व देम, कि जो बच्चा प्रॉब्लम सफर कर रहा है उसका मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालना किसमें, पीटीएम का काम है। इन योर व्यू टीचिंग इज ए, कि टीचिंग क्या है आपके व्यू में, एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, एक स्किल है, एक डायलॉग है, तो बिल्कुल भाई एक स्किल है टीचिंग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग स्टूडेंट वुड आस्क क्वेश्चन ओनली, कि क्लास के टाइम पे बच्चे क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पॉइंट बीइंग टोट इन द क्लास, कि क्लास में जब जब दे आर अंडरस्टैंडिंग द, जब बच्चा टॉपिक समझ जाता है तब दे आर टेकिंग द इंटरेस्ट इन द स्टडीज, जब वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो तब, या फिर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पॉइंट बीइंग टॉट इन द क्लास, या फिर ऑल ऑफ द अबव, कि बच्चा भाई फ्री है वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ड्यूरिंग द क्लास। द प्रोजेक्ट मेथड, जो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। जो प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि इनकॉर्पोरेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, कि जो कोऑपरेट करता है मतलब कोऑर्डिनेट करता है जो उनकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है उन दोनों को, तो बिल्कुल भाई जो प्रोजेक्ट मेथड है वो आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हैं उनको सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके लेके आता है। डज दैट नॉट गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन, नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स इम्प्रैक्टिकल। तो ना भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है, एनी टीचर वुड सक्सीड इन अटेंडिंग हिज ऑब्जेक्टिव ओनली देन व्हेन ही, कि एक टीचर कब सक्सीड होता है, जब उसको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, तो कब ऑब्जेक्टिव्स उसके मिलते हैं, कि इट्स एबल टू कीप द स्टूडेंट डिसिप्लिन, तो बिल्कुल ये रखना है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट एबल टू इंप्रेस स्टूडेंट विद हिज टीचिंग स्किल्स, कि अपने टीचिंग स्किल से स्टूडेंट्स को इंप्रेस करे। टेक केयर ऑफ द वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, की बच्चों के बेटरमेंट की जब वो बात करता है तो तब उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। हाउ वुड यू मेक योर पोजिशन सिक्योर इन द सोसाइटी, कि आप अपनी सोसाइटी में अपनी पोजिशन को सिक्योर कैसे कर सकते हो, बाय बिकम एन ऑफिशियल एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑफिशियल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन के नहीं, बाय वर्किंग एंड बिहेविंग इन द अकॉर्डिंग टू डिग्निटी ऑफ योर पोस्ट, अपने पोस्ट की डिग्निटी के साथ काम करके, बाय रिमेनिंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, की पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे दूर रह के, बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर बन के तो नहीं भाई, सी वाला भी नहीं होगा, कि उनसे दूर रह के भी नहीं, उनके मेंबर बन के भी नहीं, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी डिग्निटी के साथ और अपने जो वर्किंग बिहेवियर है उसके साथ काम करने से आप क्या है, सोसाइटी के एक सिक्योर पोजीशन हासिल करते हो। यूर ऑब्जेक्टिव एज ए टीचर, क्या आपका एज ए टीचर क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, टू इफेक्टिव वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट इन द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो बिल्कुल भाई फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करना है, जो बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट है उसके लिए, कि टू बिकम द पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट, तो नहीं भाई पॉपुलर भी नहीं, टू गेन द मैक्सिमम पॉसिबल फेम ये भी नहीं है, टू मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो ये भी नहीं है भाई। ठीक है, इफ ए स्टूडेंट मिसबिहेव देन यू वुड, इफ ए स्टूडेंट मिसबिहेव देन यू वुड, एक स्टूडेंट मिसबिहेव करता है तो क्या करोगे, उसे पनिश करोगे, उसे स्पॉइल द रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड आप खराब कर दोगे, डिडक्ट हिज मार्क्स, उसके मार्क्स काट लोगे, ट्राई टू नो द रीजन ऑफ हिज मिसबिहेवियर, कि बच्चा मिसबिहेवियर कर क्यों रहा है उसका रीजन को फाइंड आउट करने के लिए। लर्निंग बाय प्ले, कि खेलते खेलते सीखने का मतलब क्या है, सरपास द हार्ड स्टिक्स, कि जो उनके हार्ड स्टिक्स है उनको सरपास करना, सरप्रेस करना, सरप्रेस द क्रिएटिव टेंडेंसी, कि उसमें जो उसकी क्रिएटिव टेंडेंसी है उनको जगाना। इट इज ए नॉट ए साइकोलॉजिकल मेथड और इट्स ए साइकोलॉजिकल मेथड, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इट्स ए साइकोलॉजिकल मेथड, बाकी ऊपर वाले कोई भी नहीं। ठीक है, द बेसिक ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज, कि एक स्कूल डिसिप्लिन का बेसिक एक सॉरी द बेसिस ऑफ सोशल डिसिप्लिन इज, सोशल डिसिप्लिन का बेसिक क्या है उस चीज के बारे में हम बात करेंगे, कि री इनफाइनमेंट एंड द गुड मॉरल वैल्यू, कि सोशल डिसिप्लिन क्या है, कि हमारी सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन, कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, उन सब चीजों को हमें क्या करना है, मोरलाइज, उनकी वैल्यूज को हमें पालन करना है। टू डिजायर बिकम द विचेस, तो नहीं भाई कॉन्डेमिनेशन ऑफ द प्रेजेस और फियर एंड पनिशमेंट, तो बिल्कुल
गलत है भाई ये सब चीजें। व्हाट इज द इंक्लूड इन द एजुकेशन, जो इंक्लूड इन एजुकेशन, व्हाट इज इंक्लूड इन एजुकेशन, इन जो एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होता है, एक्सपीरियंस, एनहांसमेंट ऑफ द नॉलेज, रिमूवल ऑफ द डाउट। तो भाई कौन कौन सी चीजें जो एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं उन सब चीजों के बारे में, तो भाई एक्सपीरियंस भी होता है, एनहांसमेंट ऑफ द नॉलेज भी है, रिमूवल ऑफ द डाउट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर कौन सा है भाई, फोर्थ वाला है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इट हु गेव द ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, जो हम बात करते हैं भाई, जो हम ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला की त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करते हैं, तो वो किसने भाई, मुदालियर कमीशन ने दिया था। मुदालियर कमीशन में 1964 से 1966 के अंदर थे, जिन्होंने किसने, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं, इसके अंदर तीन कौन सी भाई, सबसे पहले मदर टंग, सेकंड वाली हिंदी या इंग्लिश, और थर्ड अदर, जो भी रिलीजन लैंग्वेज है, जो रिलीजियस या फिर अदर जो भी लैंग्वेज है उसकी बात करते हैं। ठीक है। कि आपकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो किसमें, आपके मदर टंग में, जो मदर टंग है उसके अंदर आपकी होनी चाहिए। और जो भाई जो देखो मुदालियर कमीशन ने इस चीज के, सॉरी 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 सॉरी, मुदालियर नहीं है भाई, ये मुदालियर नहीं है, कोठारी कमीशन है, डीएस कोठारी ने इसके बारे में, मुदालियर कमीशन तो भाई 1990, एक सेकंड, जो बात करता है मुदालियर कमीशन किसके, 1952 में आया था, जो उसकी हायर एजुकेशन की बात करता है। बेसिक एजुकेशन कमीशन कौन सा था, 1937 में आया था, जो कि महात्मा गांधी ने बात करता है। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 के अंदर है, जिसने एनईपी, जो एनईपी है अपनी 1968 उसके बारे में ना, हाँ 1968 उसके बारे में इन्होंने बताया था। राधा कृष्णन कमीशन कमेटी, जो किसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करता है, 1948 के अंदर आया था ये। तो बाकी ये भाई हमारे आंसर्स नहीं होंगे, जो हमारे कोठारी कमीशन है जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ द एंटायर टीचिंग एग्जाम, एंटायर टीचिंग एग्जाम का फोकल पॉइंट्स क्या है, उन सब चीजों की बात करते हैं। तो भाई नॉलेज, टीचर, स्कूल, तो भाई हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का, टीचिंग सिस्टम का फोकल पॉइंट स्टूडेंट है, हमारा लर्नर पे सबसे ज्यादा फोकस है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर जनरली, जो भाई मेंटली रिटार्डेड रिटायर्डेड चिल्ड्रन है वो क्या है, डिसिप्लिन होंगे, डेडिकेटेड होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, नहीं भाई वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे। जनरली एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट अबाउट द स्कूल डिपेंड अपॉन, कि एक स्टूडेंट्स का, जो एक स्टूडेंट का एटीट्यूड है वो स्कूल को पे कैसे डिपेंड करता है उस चीज में। ओपिनियन ऑफ द क्लासमेट, उसके क्लासमेट के, द एक्सपीरियंस दैट ही गेन इन द स्कूल, के स्कूल में जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसमें, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, तो वो भी नहीं है। द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोग्रेस इन द स्टूडेंट, तो ये भी नहीं है। और ओपिनियन ऑफ द क्लासमेट नहीं है, जो बच्चे ने भाई क्लासरूम में क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर जो एक्सपीरियंस किया है वो ही उसका, जो स्कूल डिपेंड, जो उसका एटीट्यूड होगा वो डिसाइड करेगा। Under the method of the teaching and the learning, which stage should be given the maximum time for among the stage given the, तो जब हम मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं कि कौन सी स्टेज जो मैक्सिमम टाइम लेती है, जो कंपैरिजन, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगते। जनरलाइजेशन मतलब हम किसी भी चीज को, एक टॉपिक को जनरलाइज वे में देखते हैं, तो वो वाला। जो प्रिपरेशन करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है किसमें, प्रेजेंटेशन में, जो सबसे ज्यादा, जैसे ये स्लाइड प्रिपेयर करने में मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा जितना इसे एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग रहा है। द ब्लैक बोर्ड वर्क शुड बी, ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा होता है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सच एज द एनेबल टू बैक बेंचर टू सी द, कि जो बैक बेंचर को इजीली दिख पाए, प्रॉपर्ली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज, की अरेंज एंड ऑर्गेनाइज हो, ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल भाई लास्ट वाला, कि एक नीट एंड क्लीन, जो कि बैक बेंचर्स को भी दिखे और प्रॉपर्ली अरेंज एंड ऑर्गेनाइज हो, वैसा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होना चाहिए। द टीचर शुड अराइव इन द स्कूल इन द टाइम, कि एक टीचर स्कूल में टाइम से आता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस हैबिट, तो उस हैबिट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या होगा, स्टूडेंट वुड लर्न द लेसन फ्रॉम द पंक्चुअलिटी एट द टाइम, तो बिल्कुल सही बात है कि वो अगर एक टीचर अपने ऑन टाइम आएगा तो बच्चा वहां से पंक्चुअलिटी सीखेगा। द स्टूडेंट वुड ऑल्सो कम टू स्कूल ऑन द टाइम, कि अपने रोल मॉडल को बच्चा किससे इमिटेट करके, अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को देख के इमिटेट करके सीखता है। स्टूडेंट रिस्पेक्ट दोज टीचर्स हु कम स्कूल ऑन द टाइम, की स्टूडेंट उन टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो हमेशा टाइम पे आते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल सही भाई, ऑल ऑफ द अबव। यू वुड वेलकम क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स
ऑफ योर क्लास, कि वेलकम क्वेश्चंस आप कब, स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस को वेलकम आप कब करोगे, द नेक्स्ट डे ऑफ द एंड नेक्स्ट टाइम। तो बिल्कुल भाई नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे अपनी छोड़ेंगे, द नेक्स्ट डे बिफोर द क्लास स्टार्ट एंड द रूम टीचिंग, जो क्लासरूम टीचिंग है उससे नहीं भाई, एट द एंड ऑफ द टीचिंग सेशन एंड द लेक्चर, कि भाई तुम आखिरी में पूछना, भाई डाउट अभी आ रहा है बच्चा उससे आगे समझ ही नहीं पा रहा, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग, कि जब तुम्हारी क्लास चल रही है उसी टाइम पे आप क्या डाउट्स पूछो। You are a teacher and do you work with the complete dedication, you would accept that कि आप एक टीचर हो, आप अपने कंप्लीट डेडिकेशन से काम कर रहे हो, तो आप इन सब में से इसके अलावा क्या कर सकते हो, यू शुड बी गिवन एन एडवांस इंक्रीमेंट, कि आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ए फ्यू वर्ड्स शुड बी स्टेटेड इन योर ऑनर एंड स्पेशल एजुकेशन और ओकेजन न्यूज़पेपर, योर नेम बी न्यूज़पेपर, ये ऊपर चला गया कि योर नेम शुड बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर, कि आपका नाम अगर आप डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हो तो आपका नाम न्यूज़पेपर में आना चाहिए। तो ये फुल इस बात है। यू शुड बी अवॉर्डेड ए प्राइज, कि आपको एक प्राइज अवॉर्ड करे। यू शुड बी गिवन इन द एडवांस इंक्रीमेंट, कि आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिले। नहीं भाई, जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, ओनर होता है, वो सबसे बड़ा हमारे पास। ये भाई न्यूज़पेपर वाली लाइन है, ये यहाँ पे नीचे है, ठीक है। मोटिवेशन इज ए, कि मोटिवेशन क्या है, एक नेचुरल स्टेट है, एक फिजिकल स्टेट है। मोटिवेशन एक भाई साइकोलॉजिकल स्टेट है। भाई मोटिवेशन क्या होता है, हमारी वर्क करने की, हमारे काम करने की स्पीड को, पेस को हमारी को इंक्रीज करता है। भाई दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इंटेंसिव मोटिवेशन होता है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन। इंटेंसिव मोटिवेशन क्या होता है, अपने आप को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और खुद से जो काम करते हैं वो हम इंटरनल इंटेंसिव मोटिवेशन से करते हैं। एक्सटेंसिव मोटिवेशन क्या होता है, जब हम किसी प्रेज के लिए, रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए हम जब काम करते हैं किसी चीज को, कि हम ये काम करेंगे तो मतलब हमें इतना पैसा मिलेगा, तो उस प्रेज को, मतलब किसी बाहरी सोर्स के मोटिवेशन से जब हम काम करते हैं तो वो हमारे एक्सटेंसिव मोटिवेशन होगा। द मीनिंग ऑफ द लर्निंग इज, कि लर्निंग का मीनिंग क्या है, कि एनलाइटमेंट, कि ज्ञान की प्राप्ति, मॉड्यूलिंग द बिहेवियर, कि अपने बिहेवियर में चेंज, अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, अचीविंग परफेक्शन एंड स्पेशलाइजेशन। तो भाई एंटाइटलमेंट, एनलाइटमेंट भी नहीं है, अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज भी नहीं है, अचीविंग द परफेक्शन स्पेशलाइजेशन नहीं है। भाई अपने लर्निंग का मतलब क्या है, कि लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट चेंज इन आवर बिहेवियर, कि अपने बिहेवियर के अंदर जो हमें बदलाव लेके आना है उसके बारे में। द कैरिकुलम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी, द कैरिकुलम ऑफ द स्टूडेंट शुड बी कैसा होना चाहिए, टू बी मोटिवेट बाय द रिलीजियस, कि रिलीजन से मोटिवेट होना चाहिए। ऑफर द हेल्पिंग हैंड ऑफ द अचीविंग द आइडियल्स, कि जो आइडियल्स है उनको हेल्पिंग हैंड के रूप में वो रिवॉल्व अराउंड द ट्रूथ, की ट्रूथ के साथ, ट्रूथ के अराउंड घूमे हमारा कैरिकुलम। उसके बाद में टू बी एसोसिएट विद द रियलिटी ऑफ द लाइफ, तो भाई ना तो हम यहाँ अचीविंग द आइडियल्स की बात कर रहे हैं, ना यहाँ ट्रूथ की, जो हमारी रियल लाइफ है, रियलिटी से एसोसिएटेड हमारा कैरिकुलम होना चाहिए, जो प्रेजेंट डे की नीड है उसके अकॉर्डिंग। Which method would be more effective to generate an interest among the student for the sports game? Which method would be more effective to be generate and the interest among the student for the sports game? तो playing yourself in the playground along with the children, क्यों उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा। जब आप खुद को उनके साथ प्लेग्राउंड में देखोगे तो बच्चों को क्या वो एज ए आइडियल मान के आपकी तरफ देख के, एक बच्चे के लिए, जब एक बच्चे के लिए एक टीचर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जब वो स्कूल में होता है। टेलिंग स्टूडेंट दैट स्पोर्ट्स एंड द गेम आर द इम्पोर्टेंट एंड द स्टूडेंट, कि बच्चे उस लेवल पे नहीं होते। आप यहाँ पे आप छोटे बच्चों से बड़े बच्चों की बात करते हैं कि वो खुद से समझ पाए कि मतलब किस लेवल की बात कर रहे हैं उन सब चीजों की। गिविंग न्यू स्पोर्ट्स गियर टू द चिल्ड्रन, की उनका न्यू स्पोर्ट्स गियर देने से वो उनके बारे में मतलब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। नहीं, सोइंग द बिग लीग ऑफ द मैच, तो नहीं भाई, जो बच्चों के साथ जब तुम खुद ग्राउंड में उतरोगे तब। ए टीचर लर्न द मोस्ट फ्रॉम हिज, किससे एक टीचर सबसे ज्यादा किससे सीखता है, एडमायर करता है, बुक से, प्रिंसिपल से नहीं भाई, स्टूडेंट से। अगर भाई आपको, यू हैव एनी डीएसपी, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और भाई अगर कोई भी डाउट हो तो 9992300365 नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इस क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।